जोहार। और सभी लोग ने जो जो ने रजिस्ट्रेशन कराया है, उम्मीद है कि उन्होंने अपना अ, प्रमाणीकरण के पहले दौर में गुजर गए हैं, जिसके तहत उन्होंने अपना इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट दिया है। और वो लोग अब 26 तारीख को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए सब तैयारी कर रहे हैं। तो 26 को 2 बजे से अपने अपने संबंधित ज़िलों के सेंटरों में होगा, और इसकी सेंटर की सूची सभी ज़िलों को उपलब्ध है उनसे। और सब लोग ने अभी एडमिट कार्ड, अपना जो हॉल टिकट है, वो भी निकाल लिया होगा। तो हम लोग अब जो चर्चा करेंगे वो 3-4 बिंदुओं पर रहेंगी, क्योंकि कल एग्ज़ाम है। आप लोग को भी जानना ज़रूरी है, जो अपीयर हो रही हैं और जो अपीयर से वंचित रह गई हैं या किसी कारण से, या अभी वो शुरुआती दौर पर हैं, उन सभी को लिए है ये कि सभी लोग ध्यान से सुने और समझें। और जो भी उनकी जिज्ञासा है, उन्होंने अपने मैसेज बॉक्स में लिखा है, कुछ कुछों ने। हम उम्मीद है कि और लोग भी इसको मैसेजेस करते रहें, जिससे कि हम सबका सवाल को ले सकें यहाँ पर, और अंतिम में उसको कर पाएँ। तो सबसे पहले समझें कि ये प्रमाणीकरण क्या है और इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जिससे कि आपको आइडिया होगा, और उसके बाद फिर हम लोग आपके जवाबों को लेंगे। आशा प्रमाणीकरण जो है, ये सभी सैयाओं सैया साथियों के लिए ज़रूरी है। और ये एक दौर ये उनके लिए एक अच्छा मंच है कि वो अपने आप को वो प्रूव कर सकती हैं कि हम भी हमारा जो चुनाव हुआ है, हमारा जो सिलेक्शन हुआ है, वो किसी तरीके से नहीं, हमने अपनी काबिलियत से लिया है, अपनी दक्षता से लिया है, और इसको हम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो यही एक प्रमाणीकरण आपको दिया जा रहा है। आपकी क्षमता में, या आप में जो काम कर रहे हैं, आप जो विश्वास आपने समुदाय में जागृत किया है, उसकी विश्वसनीयता को, उसमें वृद्धि करना, या उसको क्षमता को और अधिकतर मूल्यांकन करना है। और इसके साथ साथ सभी शैया या आशा के भीतर अपनी पहचान को भी बढ़ाना है कि वो क्या हैं। ये एक प्लेटफॉर्म रहता है, एक मंच है, जिसमें सैया अपने आप को भी समझती है कि हम कहाँ पर हैं और हमको क्या तैयारी करना है। साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो इस प्रमाणीकरण दौर से गुजरी हैं। आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि उनके लिए हो, जिसमें से एक आने वाले समय में आप लोग के लिए होगी, वो कि जो प्रमाणीकरण में पास हो जाएंगी, उनको 5,000 रुपया हर प्रमाणीकरण के लिए एक बार दिया जाएगा, जो एक मार्ग प्रस्तुत करता है कि आगे और क्या आप लोग के लिए किया जा सकता है। और साथ में जिस समुदाय में आप सेवा दे रही हैं, उसमें गुणवत्ता भी होनी ज़रूरी है। तो ये एक समय समय पर होता है कि आपका एक रिफ्रेशर होता है, और आप खुद से पढ़ते हैं, समझते हैं, दोबारा से अपने जितने भी ट्रेनर हैं, प्रशिक्षक हैं, उनसे आप दोबारा से जानते हैं कि वो कैसे करना है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, हमारे कौशल, कि अगर आप उसको बार बार नहीं करिएगा तो भूल भी सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको दोबारा से करते रहें, और समुदाय जो है उसको अच्छी गुणवत्ता के साथ उसकी को सेवा प्रदान कर सके। अब इसमें जो प्रमाणन हो रहा है, ये दो कंपोनेंट में हो रहा है, ये आपको समझना होगा। पहले एक ही कंपोनेंट में किया जाता था, लेकिन अब दो कंपोनेंट में ये बात कर रहे हैं, जिसके घटक किशोर स्वास्थ्य, और इस पे हम लोग बात करेंगे, जिसमें अभी आप लोग का सभी का चल रहा है, जिसमें सैया साथियों का सभी का हो चुका है, और जो सैया रह गई हैं उनका, और जो इस बार अपीयर हो रही या हो चुकी हैं और आने वाले
1-2 सालों में इस पूरी प्रक्रिया को ख़त्म करना है। इन सभी सैयाओं को इसमें प्रमाणीकरण के दौर से गुजरना है। किसी किसी एक को छोड़ना नहीं है इसमें, ये आप समझ लीजिए। कई लोग बोल रही हैं कि हमारा नहीं हुआ, कैसे होगा, क्या होगा? ये समझिए कि सभी सैया साथी को ये प्रमाणीकरण दोनों ही घटकों से गुजरना होगा। हो सकता है पहले हो, किसी कारण से डिले हो जाए, लेकिन सभी को इससे गुजरना है। तो पहला हमारा है जो अभी चल रहा है, जिसको हम लोग RMSH प्लस बोलते हैं। उसके बाद जो अभी ट्रेनिंग के दौर पर है, जिसको हम लोग CPSC बोल रहे हैं, कंप्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसके तहत अभी सब सैया दीदियों ने प्रशिक्षण लिया है लगभग 5 दिन और 3 दिन का, जिसमें हमारा था पैलिएटिव केयर, जिसमें हमारे जो बुजुर्ग की देखभाल थे, और प्रशामक देखभाल, जिसको हम लोग पैलिएटिव केयर बोलते हैं, एल्डरली, ये है। और इसी के ये 14 दिन का दोनों पैकेज में जाएगा। इस पैकेज साल आने वाले सालों में इसमें गुजरेंगे। जो पहले फेज़ क्लियर कर चुके हैं वो फिर दूसरे फेज़ में जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो सैया जो पहला फेज़ भी नहीं गई और दूसरा सैया में चली जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। जो पहला फेज़ कंप्लीट कर लेगा खटक, वो दूसरे में जाएगा। और दोनों घटकों के लिए अलग अलग जो पास कर जाएंगी, अच्छे से क्लियर कर जाएंगी, उन लोगों के लिए 5-5 हज़ार दोनों के लिए। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कंटेंट हैं। कंटेंट आप सभी जान रहे हैं कि इसमें हमारे जो RBNCH प्लस हैं, उसमें हमारा गर्भावस्था, प्रसव की देखभाल, जिसमें हम लोग देखे थे HBNC की बात हो रही थी। उसके बाद जितने हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम थे, जिसमें हम लोग दो डिजीज़ को, रोग को पकड़ा था, जिसमें हमारे थे टीबी था, और हमारा एक टीबी था हमारा, जिसमें हम लोग ने पढ़ा है। और उसके साथ हमारा जो जैसे कैसे हम इनका प्रबंधन करेंगे, मतलब जिसमें इसमें बहुत सारे कौशल थे। कौशल के भी लिए भी हम लोगों ने इसमें जो हमारे जो कंपलसरी कौशल थे, जिसको करना ही करना है, जिसमें हम लोग 6 कौशल पढ़े थे। और उसके बाद दो दो ऐसे कौशल थे जो हमारे बीच बीच में यूज़ होते हैं। तो ये कौशल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और पहला हमारा बात कर रहा है प्रबंधन। तो हम लोग ने ये ऑलरेडी इसमें कवर किया जा चुका है। दूसरा जो हमारा कंपोनेंट नया है, जिसमें अभी ही पिछले इस साल से शुरू हुआ है, 22-23 में ही शुरू हुआ है। इसमें लगभग 25,000 के करीब सैया साथी अपीयर हो चुकी है। जिसमें हम लोग गैर संचारी, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा नियंत्रण और प्रबंधन की बात करेंगे, जो हमारा कंप्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर होगा, जिसमें हम बुजुर्गों की देखभाल, प्रशामक देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य, ये हमारा पहला फेज़ का मॉड्यूल है, जिसमें लगभग 25,000 के करीब सैया अपीयर हो चुकी है या प्रशिक्षण ले चुकी है। और अगला जो सेकंड फेज़ होगा हमारा, जिसमें हम लोग OEEE की बात करते हैं। ओ का मीनिंग ही है कि हमारा ओरल, मतलब मुंह मुंह की जांच, मुंह की देखभाल। उसके बाद जो ई है वो आईज है, नेत्र, नेत्र से संबंधित है। और हमारा जो एक ई है उसको बोलेंगे ENT, मतलब कान, नाक और गला, जिसको ENT बोलते हैं, आई, ईयर, नोज, थ्रोट। इसके बारे में हम लोग जानकारी बेसिक लेंगे। और लास्ट में हमारा जो ई है वो इमरजेंसी केयर है, जैसे कि हम आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं की बात करेंगे। तो ये हमारा फेज़ है। और दोनों फेज़ों के लिए हमारे पास लगभग 12 से 15-15 दिनों की ट्रेनिंग का प्रोविज़न है, जिसमें गुजरना है। ये प्रक्रिया क्या है इसके तहत? इसमें सभी सैयाओं का, सैया साथी का पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन सब जान रहे हैं कि ऑनलाइन होता है, पहले ऑफलाइन होता था, अब सब ऑनलाइन हो गया है। और ऑनलाइन में अभी जो रजिस्ट्रेशन का दिया गया है, आपके संबंधित प्रखंडों को, BTT को दिया गया है कि वही ऑनलाइन जाएंगे। और सभी का रजिस्ट्रेशन जिनका रह गया है या किन्हीं का हो भी गया है, तो उसमें अगर सुधार की गुंजाइश है तो वो करेंगे। तो BT जिनका भी अगर रजिस्ट्रेशन की समस्या है, कर लिया गया है, तो वो अपने संबंधित BTT, STT या DPC से कांटेक्ट करें। वो ऑनलाइन में जाकर आपका सुधार कर सकते हैं और कर भी देंगे वो लोग। और जिनका नहीं हुआ है, वो आने वाले में जैसे ही प्रक्रिया बताया जाएगा जिला को, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं उनको निगरानी में। और इसमें रजिस्ट्रेशन में
4-5 चीज़ों की आवश्यकता होती है जो तैयार रखें, जिन्होंने अगर कर दिया है या जिनका अगर डॉक्यूमेंट अगर गलत भी है तो वो अपना साथ में रखें। अपना एक जो पढ़ाई का है, क्योंकि यहाँ पर 8वीं पास की बात हो रही है, कि अगर अपना वो जो पढ़ी है, स्कूली शिक्षा ली है, उसका उनका मार्कशीट या उनका कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी अगर मेंशन है तो भी चलेगा। तो ये हमारा ज़रूरी है कि वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, 8वीं पास के करीब होनी चाहिए, तभी हमारा हाँ। अब हम लोग बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया था। रजिस्ट्रेशन में सभी जान रहे हैं कि हमारा जिला को ही करना है, सैया खुद से नहीं करेगी अभी फ़िलहाल के लिए। बीटीटी या हमारे जिला के जो आपके संबंधित पदाधिकारी हैं, जो आपके साधन स्वच्छ सेवी हैं, वही इसको करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। तो आपको डॉक्यूमेंट रखना है अपना, जो पढ़ाने जो अपना आपकी शैक्षणिक योग्यता है उसका रखना है, मिनिमम 8वीं पास होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपका ये जितना भी ट्रेनिंग है वो उस खटक के लिए आर्ता पूरी करनी होगी, चाहे HbNC का हो या ऑनलाइन है तो आपका स्कैन तो रखिएगा, वो स्कैन आपकी टीम कर लेगी। और साथ में अब मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपका आभा भी होना चाहिए, जो कि एक मेडिकल कार्ड है, जिसमें हम लोगों ने सभी सैयाओं को बनवा दिया है, सभी ने बनाई है। वो आभा भी रहना चाहिए, वो भी, क्योंकि उसका भी स्कैन कॉपी मांगते हैं और वो नंबर। ये सब मैंडेटरी चीज़ें हैं जो आपके पास रहनी चाहिए। अगर कोई कैटेगरी में आता है तो वो अपना कोई भी उसका सर्टिफिकेट रहना चाहिए। यही बेसिक चीज़ें हैं, इसके अलावा और जो आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अगर किन्हीं को रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो संबंधित के पास जाएं। नाम में त्रुटि है तो वो भी ऑनलाइन जाके उसको सुधार कर सकते हैं। ये अपनी टीम से आपको बात करनी होगी, क्योंकि उन लोग को आईडी वगैरह उपलब्ध करा दी गई है। या कईयों का पुराना है, रजिस्ट्रेशन गुम हो गया है, तो उस हालात में वो फिर से अपने ज़िला में एसटीटी या डीपीसी से बात करें, क्योंकि उनको ये प्रक्रिया प्रदान कर दी गई है कि वो किसी का भी आधार नंबर से या मोबाइल नंबर से देखकर उसका रजिस्ट्रेशन जान सकती है कि उसकी क्या स्थिति रही है। और उसको यूज़र आईडी और पासवर्ड भी भूल गए हैं, जिन सैयाओं को अपना अपना देखना है, तो वो भी वो उपलब्ध करा सकते हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपना आधार रखिए, जिस पर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, या मोबाइल नंबर, उससे वो ट्रैक कर लेंगे। और फिर भी कुछ नहीं है तो भी आप अपना नाम और किस साल आपने रजिस्ट्रेशन कराया था उसका विवरणी आप संबंधित जिला को दें, वो उस पे जानकारी लेकर आपको बता देंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या कहाँ तक आपने पहुँचा है। इसलिए सभी चीज़ें हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है, फिर से हम दोबारा से दोहरा रहे हैं, आप अपनी जानकारियों को अपने ज़िला से बात करें, वो इसमें कर जरूर से सॉल्यूशन करेंगे। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन, जो बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन हो गया, मूल्यांकन। मूल्यांकन आप देखेंगे कि हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट करते हैं, ये दो प्रक्रिया है और दोनों के नंबर हैं, आपको मालूम होना चाहिए। टोटल 70 नंबर का है इंटरनल, 30 नंबर का। एक्सटर्नल मूल्यांकन जो इनवॉइस द्वारा किया जाता है, जो हाल फिलहाल अभी आप लोग का जिन जिन का था हुआ है। ये मूल्यांकन अभी ऑनलाइन है, वैसे भी ऑफलाइन दोनों माध्यम से हुआ है। और इसके बाद फाइनली लिखित परीक्षा होती है, जो 26 तारीख को हो रही है। वो ऑनर्स अपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे करते हैं। इसमें एडमिट कार्ड बहुत ज़रूरी है, हॉल टिकट जारी करना। अगर फिर भी किन्हीं का एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा है किसी कारणवश से, उनका इनरोलमेंट जारी हो चुका है और जो गई है उसमें उनका नाम है इस बार इस लिखित परीक्षा में, तो उसका भी जिला द्वारा एग्ज़ाम में बैठाया जाएगा। लेकिन अपने आईडी कार्ड को जरूर रखें, जो जिला द्वारा या प्रखंड द्वारा दिया गया है, या आधार जिसमें आपका फ़ोटो पहचान हो, वो ज़रूर से ज़रूर ओरिजिनल कॉपी लेके जाएं। दोनों ही व्यवस्था के लिए, एडमिट कार्ड मिला या नहीं मिला आपको अंदर जाने के लिए, जिससे कि आपका प्रमाण हो पाए कि आप ही हैं उस नाम की, और सूची से वो लोग मिला लें।
इसीलिए तो ये जो इस बार लिखित में जा रही हैं, एडमिट कार्ड नहीं भी निकला है, लेकिन ये जाने कि सेंटर में अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ इकट्ठा करने की परमिशन नहीं दी गई है। जिनकी सूची में नाम है जो लिखित परीक्षा में, वही जाएं। एडमिट कार्ड निकल गया है, अच्छी बात है, नहीं निकल पा रहा है तो अपने ज़िलों से वो बात कर ले कि मेरा नाम है लेकिन हॉल टिकट नहीं मिला है। सभी ज़िलों को हॉल टिकट निकालने का परमिशन हो गया है, कल से निकाल भी रहे हैं। और ये जान लीजिए कि हॉल टिकट उसी को अंदर जाने दिया जाएगा जिसका सत्यापन जिला के एसटीटी या डीपीसी द्वारा किया जाएगा। अगर उसमें सत्यापन नहीं होगा तो अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि मूल्यांकन में क्या क्या रहेंगे जिससे आपको आसानी हो, कि आप लोग देखेंगे कि बहुत टफ नहीं है पास करना। मसला ये होना चाहिए आप लोगों की हम कैसे 90 से ऊपर नंबर लाएं। पास होना आराम से हो जाइएगा, जो यहाँ कंडीशन लिखा है। इंटरनल आप देख रहे हैं असेसमेंट, मूल्यांकन जो हुआ है 30 नंबर का रहता है, जिसमें स्किल आपको सिखाई उस पर लिया गया था। फिर एक्सटर्नल वो 40 नंबर का ये नॉइस द्वारा लिया जाता, वो भी हो चुका है। तो देख लीजिए आपका जो कौशल है या वाइवा है उसी में आपके 17 नंबर तो आ गए, लेकिन इसमें ये खासियत है कि आपको हर चीज़ों को 50% पास करना होगा। अगर जैसे कि इंटरनल में 30 है तो आपको कम से कम 15 नंबर लाने हैं अलग से, ऐसा नहीं कि टोटल जोड़कर, नहीं, यहाँ पर अलग अलग 3 है, तीनों चीज़ों में आपको लानी होगी। इंटरनल मूल्यांकन उसमें 30 है तो 15 लाने हैं आपको। और आपका जो एक्सटर्नल मूल्यांकन है जो 40 का है उसमें कम से कम आपको 24 लाना है, याद रखिएगा। और जो आपका लिखित है, लिखित में भी आपको 30 है तो 30 में से कम 15 लाने हैं। और सब में अब अलग अलग पास होना है और फिर जाके बनता है। किसी एक में भी आप रह गए तो फिर आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, आपको फेल की कैटेगरी में रखा जाएगा, दोबारा से अपीयर होने दिया जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये नंबर का मार्किंग बहुत ज़रूरी है। आपके इंटरनली आपके 70 दिख रहे हैं, लेकिन आपको इसमें अलग अलग पास होना होगा। जैसे इंटरनल 30 है तो 15, एक्सटर्नल 40 है तो 24 लाने हैं आपको कम से कम, और लिखित है तो 30 है तो उसमें 15 आपको कम से कम लाने हैं। ये लिखित परीक्षाएं साल भर में 4 बार होती है। कई सैया बोल रहे हैं कि मेरा नाम छूट गया, क्यों नहीं दिया गया, मेरा रजिस्ट्रेशन होते हुए पुराना। तो इसलिए घबराइए नहीं, सभी को लिया जाएगा। अभी नए तरीके से इस बार किया जा रहा है तो हो सकता है कि कईयों की नाम छूट गए होंगे, इसलिए आने वाले अब जून की तैयारी करनी है। और जून में उन्हीं सैयाओं को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा जो कि पुरानी रजिस्टर्ड है, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो उसको पहले दिया जाएगा, उस पे के बाद नया रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा। तो ये इसीलिए जून में जो भी सैया रजिस्टर करा चुकी है, एक बार अगर एग्ज़ाम में बैठी भी नहीं है या फिर बैठी हैं फेल हो गई हैं, उनको नहीं दोबारा प्रमोट किया गया है, तो वो ऐसी सहियाएँ अपने ज़िला में बीटीटी या एससीटी के माध्यम से अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाएं, जिससे कि जून के लिए आप लोग को अपीयर कराया जा सके, जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको हटाते हुए। तो मार्च क्या होता है, जून होता है, सितंबर होता है और दिसंबर होता है। ये 4 साल है, 4 बार होना है हर 4-4 महीने में, इसीलिए घबराइए नहीं, सभी का ज़रूर होगा। तो ये एक लिखित परीक्षा, और ये हमने अभी तक समझा है कि कैसे क्या क्या रह जाता है। उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है। कई लोग बोलते हैं कि सर्टिफिकेट हम लोग को मिला या गुम हो गया है तो उस स्थिति में हम क्या करें, या सर्टिफिकेट्स में नाम गड़बड़ हो गया है तो उसके लिए क्या करें। तो इन सभी के लिए यही है कि जो आपको दिक्कत है, जैसे कि अगर आपका सर्टिफिकेट मिल गया, नाम में गड़बड़ है या कुछ चीज़ें हैं, तो उसके लिए आप अपने ज़िला में डीपीसी एसटीटी को आवेदन देंगे, वो फिर एनओआईएस को देंगे और आपका फिर शुद्धि होगा। और रहा आपको सर्टिफिकेट देने का, किन्हीं का प्रिंट आउट आ गया है, कोशिश तो ये रहती है कि सभी को प्रिंट आउट उपलब्ध हो जाए, एनओआईएस द्वारा दिया जाता है और दे भी गया है। अभी तक जितने भी हों सबका एनओआईएस के द्वारा दे दिया गया है।
सिर्फ अप्रैल का जो अभी हुआ था 2022 में उसका प्रिंट आउट नहीं आया है। बाकी सबका जिला को दे दिया गया है और रिसीविंग भी वो लोग करा ली हैं, अपना अपना देख लें और वहाँ से वो लोग ले लें। ये बहुत ज़रूरी है। और वो देखें कि नाम सही है कि गलत है तो वो आप दिखवाएं। अब रहा कि जिनको सर्टिफिकेट मिला ही नहीं तो वो क्या करें। वो अपना इनरोलमेंट जाके ऑनलाइन से भी वो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकती है और उसका कलर प्रिंट आउट ले सकती है, या फिर हम लोग को जिला को सूचित कर सकती है कि हमको भी दीजिए, ये कार्ड मिलना है। तो वो फिर हम लोग व्यवस्था करवाएंगे अगर इनवॉइस दिल्ली से प्रिंट होके, क्योंकि ये एनएचएम नहीं छपाता है, ये इनवॉइस द्वारा ही छाप के दिया जाता है। अब तीसरा कंडीशन कि जिसका सर्टिफिकेट आया लेकिन गुम हो गया, क्या करें। तो उनको यही है कि उनका जो एनरोलमेंट नंबर है वो अगर याद है तो आप अपना पोर्टल में जाइए, खुद से भी आप अपना सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, और नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप जिला से बोलिए, वो आपका निकाल के दे सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हो गई आपकी, जिनका एडमिट कार्ड सॉरी सर्टिफिकेट आ गया है, मिला नहीं है, गुम हो गया है, तो वो स्थिति में या नाम में गड़बड़ हुआ है, तो ये इसके व्यवस्था की गई है, कर सकते हैं। अब जिनका एग्ज़ाम होने वाला है तो हमने बता दिया कि नंबरिंग क्या रहे। आप जान रहे हैं कि 30 नंबर का ही वो है और आपको 15 नंबर कम से कम लाना है। वो क्या क्या रहेगा हम लोग उस पर अभी चर्चा करते हैं। तो ये एक बुकलेट है, ये सभी सैयाओं को उपलब्ध होगी, नहीं होगी तो मिल भी जाएगी। ये क्वेश्चन बैंक है, ये तैयारी करने के लिए, ये ऑलरेडी हिंदी में दिया जाता है, तो वो आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। जैसे हमने बताया यहाँ पर कि वो आंतरिक मूल्यांकन 30 नंबर का है, आप देख रहे हैं, जो 15 नंबर कम से कम लाने हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रायोगिक जो एक्सटर्नल परीक्षा है वो भी 40 अंक का है, 24 अंक लाने हैं कम से कम। और जब ये सैद्धांतिक जो परीक्षा होने वाली है, लिखित परीक्षा, उसको सैद्धांतिक परीक्षा बोलते हैं, वो 30 नंबर का रहता है और उसमें कम से कम आपको 15 नंबर लाने, मतलब सब में 50% आपको पास होना है, ये कंपलसरी है। और नहीं है तो एक में भी रह जाते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या रहेगा। देखिए, क्वेश्चन आपके वैकल्पिक रहेंगे। पहला, वैकल्पिक वाले क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आप जानते हैं कि बहुवैकल्पिक प्रश्न रहते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि इन चार में से कौन सा विकल्प सही है, आपको टिक लगाना है। जो पेपर आपको मिलेगा, और ये लिखित परीक्षा जो है ये आपको सेंटर में आपके द्वारा लिखित दी जाएगी, ये कोई ऑनलाइन या वो नहीं होने वाला। स्टडी सेंटर, आपको सेंटर में जाना है, वहाँ आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और उसमें आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो यही देखना है कि पहला जो रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो भी क्वेश्चन रहेंगे बहुविकल्प रहेंगे। क्वेश्चन और उसके ऑप्शन विकल्प दिए जाएंगे और आपको उसका आंसर और उसमें भी टिक लगाना है। सामने टिक लगा दीजिए अच्छे से, जिससे कि अंदाज़ा हो। और जब एग्ज़ाम दें तो ये ज़रूरी है कि आप अपना सबसे पहले नाम, अपना इनरोलमेंट नंबर ज़रूर दर्ज करें। कई बार क्या होता है कि नहीं करेंगे, पिछले बार देखा गया है कि हमारी ऐसी 5-6 सैयाँ हैं जो नहीं दर्ज की, उसका रिजल्ट नहीं बन पा रहा है, ये नहीं पता पड़ रहा है कि वो क्या है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो अपीयर हो रही हैं वो अपना नाम और इनरोलमेंट नंबर ज़रूर से ज़रूर लिखें, तभी पेपर आप शुरू करें। और ये जो क्वेश्चन है, ये आपका पेपर जो दिया जा रहा है उसी में ही करके देना है, अलग से आपको नहीं देना है। उत्तर पुस्तिका में ही आपको ये दिया जाएगा और उसी में ही आपको टिक लगाना है। तो पहला हो गया कि वैकल्पिक है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप समझिए कि जन्म के बाद शिशु को पहला टीका कौन सा लगता है। ऑप्शन, डीपीटी का, खा खसरा, गा विटामिन ए, घा बीसीजी। इसका उत्तर है बीसीजी। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, आप जान रहे हैं कि आपको उसी 24 घंटे के अंदर टीका लगाना है बीसीजी का, तो वो हमारा, तो क्या करेंगे, घा वाले में आप टिक लगा देंगे। और कई बार क्या होता है कि आपको एक ऑप्शन दिया जाता है उपर्युक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। इनका मीनिंग होता है कि जो चार ऑप्शन हैं, चार में से तीन में ऑप्शन दिया हुआ है और चौथे में लिखा है उपर्युक्त सभी, तो आपको ये देना है कि ऊपर के तीन अगर तीनों ही सही है तब आप उपर्युक्त सही में टिक लगाएंगे।
कई बार होता है कि आप देखेंगे कि उनमें से एक में लगा के छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करिएगा। तो ये देखिएगा जहाँ ऊपर सही लिखा हुआ है या इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है, तो आपको ये देखना है कि क्या आंसर एक से ज़्यादा ऊपर जो है वो ठीक है। अगर तीनों ठीक है तो ऊपर सही करना है आपको, ना कि ऊपर तीनों में टिक लगा देना, क्योंकि टिक किसी एक पे लगाना है, ये जानिए ऑब्जेक्टिव में कोई एक ही आंसर ठीक होता है, चारों नहीं होते। इसे चारों में टिक मत लगा दीजिएगा, किसी एक में लगाइएगा। तो ऊपर एक सही में है, तो अगर तीनों ऊपर ठीक लग रहे हैं और गाय तो घा में लगाइए। इसमें से एक और आता है, इसमें से कोई नहीं, तीन ऊपर ऑप्शन दिए और चौथा में लिखा है इसमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि देखना है कि अगर तीनों में से पढ़ रहे हैं और कोई भी नहीं दिख रहा है और एक भी टिक लग रहा है, टिक लगाइए। नहीं दिख रहा है तो आप इन्हीं में से कोई में टिक लगाइएगा। कई बार इसमें बहुत सारी सैया बहनें गलती कर देती हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा कि इस तरह का अगर ऑप्शन उसमें है उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं, तो ख्याल रखिए क्या कि पूरा क्वेश्चन पढ़िए, तीनों ऑप्शन को देखिए। अगर तीनों सही है तो उपयुक्त सही, और तीनों गलत है तो इनमें से कोई नहीं वाला में, और चारों में से किसी एक में टिक लगाना है। दूसरा जो क्वेश्चन रहता है वो होता है रिक्त स्थान की पूर्ति करना। इसमें आपका इस तरह का रहता है, वो तो ऑब्जेक्टिव और टिक लगाना, इसमें आपको लिखना होगा। इसमें यह है कि एक से अधिक आपको इस तक भरना होगा। जैसे कि ऑप्शन आप देख ले रहे हैं कि प्रारंभ के दिनों में माँ और शिशु के त्वचा के निकट संपर्क से खाली स्थान से बचाव होता है। उसके निकट रहने से क्या बचाव होता है, तो उत्तर ये रहता है कि वो बच्चे को गर्मी देने के लिए रहता है। दैट मीन्स कि बच्चे को अगर ठंडा लगा है तो उससे बचाव हो सके, तो उत्तर क्या होगा, हाइपोथर्मिया से बचाव होता है। तो ये इस तरह का इसमें रिक्त के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा, रिक्त के क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद जो रहेगा मिलान करना। मिलान मतलब इसका टेबल रहेगा। टेबल मतलब आपका इधर कॉलम का रहेगा, इधर खा रहेगा। का और खा को या का को पढ़ना है और खा से मिलान करना है कि उससे संबंधित कौन नज़दीक का उत्तर है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये मिलान करना होता है। या इसमें दो तरीके से होता है, कई लोग लाइन खींच के करते हैं जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ऐसे करके, ऐसे भी करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है जैसे कि का है चिकित्सीय गर्भपात, आपका आंसर है 7 सप्ताह, तो आप एरो भी लगा सकते हैं, या फिर 7 सप्ताह जहाँ लिखा है वहाँ ब्रैकेट में आप काल भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, मिलान करना है। ठीक है। तो उसी तरह मैनुअल म्यूटेशन जो एम्ब्रियो कहते हैं क्या चीज़ है, ये 8 सप्ताह के बाद होता है। ये आपका गर्भपात के लिए है। उसके बाद है डीएनसी, ये भी गर्भपात के लिए है। ये कब होता है, ये 12 सप्ताह के बाद होता है। तो ये है, एरो लगा के भी कर सकते हैं। ये हमने एग्जाम्पल दिया, इससे संबंधित आ सकते हैं। तो हमने अभी देखा कि 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला बहु ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको बोला जाता है, बहुविकल्पीय आंसर। दूसरा हमारा आ जाता है रिक्त स्थान की पूर्ति करना, ये आपको लिखना पड़ेगा। और सही मिलान करना, आपको पहला कॉलम से दूसरा कॉलम के साथ मिला के इसको देखना है। उसके बाद आता है लघु उत्तर। लघु उत्तर में आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको उसको लिखना है 2-3 लाइनों में। ठीक है, ये लघु उत्तर होता है। लघु उत्तर में कैसे, जैसे कि ये पूछा जाएगा वीएचएनसी के कौन कौन सदस्य होते हैं। तो आप सब जान रहे हैं वीएचएनसी के बहुत सारे सदस्य होते हैं। आपको लिख देना है कि 3 हमारे ऑफिस बियरर होते हैं, जिसमें सचिव, कोषाध्यक्ष और ये पद रहते हैं। उसके साथ पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, आशा होती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, या हमारे जो भी मनरेगा या स्कूल के अध्यापक हो सकते हैं, सखी मंडल के हो सकते हैं महिला। तो ये आपको लिखना है, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, इसमें आपको जगह होगा, आपका उस जगह में उसका लघु उत्तर देना है, लंबा लंबा उत्तर नहीं देना है। अगर आप 4-5 लाइन भी लिख देंगी, 2 लाइन भी लिख देंगी, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। खाली मत छोड़िएगा, जिनको अगर लिखना आता है तो इसको जरूर कोशिश करिएगा, इसको लघु उत्तर दीजिए। ज़्यादातर इसी में लोग अटकते हैं, बहुविकल्पीय निकाल देते हैं। और दूसरा फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपका जो रिक्त स्थान है। उसके बाद आपका मैच आ गया, फिर लघु उत्तर आ गए। उसके बाद आता है केस स्टडी। ये भी थोड़ा ध्यान रहे, केस स्टडी जो हमने अभी इंटरनल असेसमेंट एक्सटर्नल में आपसे पूछा था, जिसमें केस दे दिया गया था,
उसके 5 को आपको उत्तर लिखने हैं। तो आपको केस स्टडी पढ़नी है। जैसे कि एग्जाम्पल है इसमें कि आपका यहाँ पर है कि केस स्टडी आपके क्षेत्र में घटित समस्या परिस्थिति को दर्शाती है। प्रत्येक केस स्टडी 6 से 8 लाइन की होती है, जिसमें विशेष समस्या का वर्णन होता है। इनमें 2 से 3 पात्र होते हैं। केस स्टडी आपकी समस्या को समाधान करने की योग्यता की जांच करती है। प्रत्येक केस स्टडी के अंत में 3 प्रश्न दिए जाते हैं जो इस तरह के होते हैं: मुद्दों को समझने के लिए, मुख्य समस्याओं को पहचानने के लिए, और प्रत्येक प्रश्नों को उत्तर सही से। उदाहरण के लिए हम ये दे रहे हैं कि एनी 4 महीने की गर्भवती है और वह नियमित तौर पर सलाह लेने के लिए आपके पास आती है। आज सुबह वह अपने घर आई। उसने बताया कि उसे पिछले 2 दिनों से बुखार और पेशाब में जलन की शिकायत है और उसकी योनि में सफ़ेद पानी भी आ रहा है। वो बहुत परेशान है और उसकी मदद चाहती है। जब आपने उसे देखा, उसके गले को छुआ तो पाया कि वो बहुत गर्म है और वह बीमार और दर्द से में लगी रहती है। तो अब आपका क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, देख लिया, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको 1.5 घंटे 1 से 1.5 घंटा मिलेगा। कई लोग पूछ रही हैं कि कैसे होगा। ये 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक चलेगा। दैट मीन्स आपके पास 2 से 2.5 घंटे या इसके टाइम रहेंगे। तो ऐसा आप आराम से करिएगा, इसको एक एक क्वेश्चन को पढ़िएगा, हड़बड़ी मत करिएगा। तो इसमें ये क्वेश्चन है, एनी के साथ क्या समस्या थी और आपको क्या लगता है। तो ये भी आपको लिखित में लिखना है। इसमें टिक कई बार ऑब्जेक्टिव इसमें दे देता है, लेकिन इसमें आपको लिखना ही है। उसे ठीक महसूस कराने में क्या कर सकती हैं। अमूमन 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं इसके अंदर एक केस स्टडी में। तो ये एक आपका पूरा का पूरा एक रहता है। और कई जगह इस तरह के भी रहते हैं कि चरणों का वो क्रम से लगाएं, जैसे हमने पूछा था। जैसे कि यहाँ पर है पहला चरण, देखिए यहाँ पर ये हाथ धोने की पद्धति है। इसमें पहला चरण कैसे कर रही है, दूसरा चरण में हाथ धो रही है, तीसरा चरण में देखिए ORS कर रही है, और इसमें तो आपको बताएगा कि इस चरणों के अनुसार देखिए और सही क्रम में इसको लगाइए। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप बोल सकते हैं कि सर्वप्रथम क्या करेंगे, आपका 2 हाथ धोएंगे, यही ना विकल्प है आपका। और उसके बाद पानी डालेंगे गिलास में, उसमें ORS। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 2 पहले आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो ये सही क्रम है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सही क्रम में लगाए हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सभी क्वेश्चन एक ही साथ में आ जाए, कईयों में छूट जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, सही क्रम में फोटो बना दिया जाएगा। अब आता है सही गलत। इसमें भी आपको हाँ या ना में क्वेश्चन पूछेगा। ये भी क्वेश्चन कई बार रहता है और ये अमूमन रहता है। 2 क्वेश्चन तो हमने देखा है कि हर बार रहते ही हैं, एक बहुविकल्पीय और सही गलत और क्रमांक। ये इस तरह के दिए जाते हैं कि आपको आसानी हो करने में, स्कोर करने में। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 30 है, 30 में से हमको कम से कम 15 लेना है। तो ये आप ध्यान रखिए कि पहला स्टेप 15, उसके बाद हायर कितना स्कोर लें। तो ये आराम से अगर कोई हाँ ये ट्रेनिंग या प्रशिक्षण ली है या पढ़ी है तो आराम से वो निकाल लेती है। सही गलत आप सब जान रहे हैं कि विकल्प को पढ़ना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर है, जिन महिलाओं के पति के 1 से अधिक यौन साथी हों उन्हें संक्रमण का ज़्यादा जोखिम होता है, सही या गलत। आप जान रहे हैं कि 1 से ज़्यादा से संक्रमण का खतरा HIV, RTI, STI वो रहना संभावना बढ़ती। तो इसका आंसर क्या है, सही। तो आप क्या नीचे लिखेंगे, सही, या सही पे टिक लगा देंगे या सही पे गोल घेरा लगा देंगे। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे और आपको उसको उत्तर को जो पुस्तिका दी गई है उसको आप जो हमारे शिक्षक जो आप आए हैं मूल्यांकन करता, वहाँ पर आप उनको जमा कर दें।